हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इन 12th बिजनेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी 6 यूनिट्स का जो फर्स्ट चैप्टर है स्टाफिंग भी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से डेफिनेटली जो है क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आता है भी आपका। तो ये जो चैप्टर है 6.1 स्टाफिंग कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस भी आपका। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है स्टाफिंग का भी आपका, क्या दिया गया है, स्टाफिंग का भी आपका, इसके कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस भी आपका। आफ्टर हैविंग स्टडी द फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नाउ इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टाफिंग भी। मतलब जो पहले और दूसरे जो कार्य है मैनेजमेंट के, उनका अध्ययन करने के बाद जो नियोजन और संगठन था, अब एक महत्वपूर्ण कार्य की तरफ आते हैं हम। तीसरा कार्य जो है वो है स्टाफिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं नियुक्तिकरण भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या गया है टूल किट में, आवर एसेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग भी। हमारी जो संपत्ति हैं वो क्या होती हैं भाई, प्रत्येक शाम को जो है वो अपने घर चली जाती हैं। एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग, और हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि अगली सुबह वो हमारे पास आ जाए। यहाँ पे एसेट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे एसेट्स का मतलब क्या है, जो रियल एसेट्स हैं आपकी ह्यूमन बींग से है भाई, इससे है ह्यूमन बींग, उन्हीं की तो स्टाफिंग करनी है, उनकी तो नियुक्ति करनी है हमने। अब ऑर्गेनाइजेशन ढांचा तो बना दिया हमने, बिल्डिंग वगैरह तो खड़े कर दी, डिपार्टमेंट तो बना दी, लेकिन वहाँ पे काम करने वाले भी तो चाहिए। तो कौन होंगे, ह्यूमन बींग होंगे वो। तो यही कहा उन्होंने कि शाम को तो जो हमारी एसेट्स है ना, एसेट्स रियल एसेट्स, क्योंकि अगर मानव शक्ति नहीं होगी तो कोई भी काम पॉसिबल नहीं है, कोई बिजनेस नहीं रन कर सकता भाई। तो क्या करेंगे, हमारी जो एसेट्स हैं वो शाम को तो अपने घर चले जाएँ, और हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि सुबह फिर से हमारे पास वो आ जाएँ भाई। नारायण मूर्ति जो थी, चेयरमैन था भाई एमिरेट्स का, इन्फोसिस का, उन्होंने ये शब्द कहे हैं भैया। तो क्या करते हैं भाई स्टाफिंग के अंतर्गत, अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेरियस पोस्ट, संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत बहुत सारी पदों का निर्माण किया जाता है उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, एक उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। वाइल दोज पोस्ट कम अलाइव एंड गेट एक्टिवेट बाई स्टाफिंग, और उन पदों को किस प्रकार जीवित रखा जाता है भाई, स्टाफिंग के द्वारा, मतलब उनके नियुक्तिकरण के द्वारा भी आपका। ठीक है, इन अदर्स अन्य शब्दों में, ऑल द पोस्ट क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन आर मीनिंगलेस अनलेस दे आर स्टाफिंग बाय द कम्पिटेंट इंडिविजुअल भी। यदि उनको योग्य व्यक्तियों द्वारा नहीं भरा गया ना, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो पोस्ट है वो क्या हो जाएंगी भाई, अर्थहीन हो जाएंगी भाई, कोई फायदा नहीं उनको बनाने का। ठीक है, तो क्या होगा, दिस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, ये प्रबंध का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, देन ऑल अदर फंक्शंस, प्रबंध के अन्य कार्यों से। बिकॉज एनी मिस्टेक कमिटेड इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में नॉट बी इन हार्मफुल, क्योंकि जो है योजना और संगठन में अगर कोई गलती होगी तो वो इतनी हार्मफुल नहीं है एज द मिस्टेक कमिटेड इन स्टाफिंग, जितनी गलती अगर स्टाफिंग नियुक्तिकरण में अगर हमने गलत आदमी का चयन कर लिया तो पूरा का पूरा हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा भाई। ए सिंगल रॉन्ग अपॉइंटमेंट कैन विटल द होल एटमोसफियर इन द एंटरप्राइज, एक भी गलत चुनाव होगा ना, एक भी गलत नियुक्ति होगी ना, तो पूरे उपक्रम क्या हो जाएगा भाई, उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब स्टाफिंग क्या होती है, तो क्या होता है, इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद पीपल, इससे अभिप्राय क्या है, पदों को लोगों से भरना और उनको उस स्थान पर लगे रहने देना भाई। मतलब जो खाली पद हैं उनको लोगों से फिल करना और उन लोगों को वहाँ पर बने रहने देना, लगे रहने देना आपका। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आते हैं, हमारे जो है कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं, जो योग्य उम्मीदवार होते हैं, उनको क्या करते हैं, खाली पदों को भी उनको भरते हैं भाई, जो मोर कैपेबल होते हैं, योग्य होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट करी जाती है भाई आपकी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसी में हमारा स्टाफिंग में आता है रिक्रूटमेंट, उनकी भर्ती करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, प्रमोशन होता है, उनका ट्रांसफर वगैरह करते हैं भाई, चलते रहते हैं इसमें। तो डेफिनेशन हम कर सकते हैं कोई भी, हेमन के अनुसार कर लो आप। द स्टाफिंग फंक्शंस परटेंस टू द रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबॉर्डिनेट मैनेजर्स भी। इसमें क्या होता है, नियुक्तिकरण का जो कार्य है वो उनकी भर्ती से संबंधित, चयन से संबंधित, उनके विकास, उनके प्रशिक्षण और उनको अक्षतिपूर्ति जो पारिश्रमिक से संबंधित होता है, किसको भी, जो सबॉर्डिनेट मैनेजर्स हैं भी अपने, जो नीचे अधीनस्थों के जो प्रबंधक होते हैं उनसे रिलेटेड होता है आपका ये। ठीक है, उसके बाद है आपका इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं भैया आपकी, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं भैया आपकी। तो पहला तो ये अब हो गया आपका जो मेन जो था आपका, इसमें तो बताया गया था कि डेफिनेशन में क्या बताया गया था कि एम्प्लॉय जो मुख्य कार्य, मुख्य फंक्शन क्या होता है, अच्छे एम्प्लॉयों की नियुक्ति करना भी, स्टाफिंग में वही शामिल होता है आपका। इसमें क्या होता है, विभिन्न पदों पर संगठन में जो उनकी नियुक्ति की जाती है भाई, अपार्ट फ्रॉम द अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के अतिरिक्त, इट इज़ स्टिल मोर इम्पोर्टेंट टू कीप दिस पोस्ट
फिल ए लॉन्ग टाइम बाई प्रेजेंट एफर्ट। तो हमने ये कोशिश करनी चाहिए कि लंबे समय तक ये पद हमारे बने रहें भाई, भरे रहें। ठीक है, तो अच्छे व्यक्तियों की नियुक्ति करनी होगी, कॉम्पिटेंट व्यक्तियों की नियुक्ति करनी होगी। फीचर्स क्या क्या हैं आपकी? रिलेटेड टू ह्यूमन बींग भाई, मानव से संबंधित भाई आपका, क्योंकि हमें किसकी, मनुष्यों की नियुक्ति करनी होती है ना खाली पदों पर, तो मानव से रिलेटेड होता है आपका भी। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्टाफिंग क्या था? इट इज रिलेटेड विद द ह्यूमन बींग। पहली विशेषता ये कि मनुष्यों से संबंधित होता है भाई। इट मीन्स दैट अनलाइक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट मेयर पेपर वर्क बट इन्वॉल्व द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन एंड वेरियस पोस्ट भी। मतलब ये नियोजन और संगठन की भांति कागजी कार्य नहीं है भाई, बल्कि इसमें क्या है भाई, विभिन्न जो पदों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करना शामिल है भाई। ऑल द एक्टिविटी डन बाय कॉम्प्लेक्स वर्क द कनेक्टेड विद ह्यूमन बींग, सारा जो कार्य है वो किससे संबंधित है? मनुष्यों से संबंधित है। दे मे बी रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड प्रमोट, ये क्या हो सकता है? उनकी भर्ती, उनके चयन, उनकी प्रशिक्षण और प्रमोशन से संबंधित हो सकता है भाई। तो पहला क्या है? मनुष्य से संबंधित। दूसरा है सेपरेट मैनेजरियल फंक्शंस भी, ये प्रबंध का एक अलग कार्य है भाई। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या, फीचर्स क्या की है स्टाफिंग की, कि ये अलग से प्रबंध का एक कार्य है भाई आपका। सेपरेट मैनेजरियल फंक्शंस मीन्स दैट फॉर फ्रॉम बीइंग ए मेजर पार्ट ऑफ सम फंक्शंस भी, मतलब इसलिए है क्योंकि इसके कुछ अन्य जो कार्य है ना वो भी इसका हिस्सा होते हैं भाई आपके। ठीक है, तो इसलिए स्वयं में क्या है, एक बड़ा कार्य है भाई आपका। उसके बाद है इसेंशियल एट ऑल मैनेजमेंट लेवल भी, ये क्या, सभी प्रबंध के, ऑल मैनेजमेंट लेवल मतलब प्रबंध के जो सारे स्तर होते हैं, चाहे टॉप लेवल, चाहे मिडिल लेवल, चाहे लोअर लेवल, सभी स्तरों पर क्या होता है भाई, आवश्यक होता है भाई। तो स्टाफिंग क्या होती है? हर स्तर पर आवश्यक होती है। इट मस्ट बी क्लैरिफाइड हेयर द एस्टेब्लिशमेंट ए सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट डज नॉट फ्री मैनेजर कंसर्न फ्रॉम इन दिस ऑल इम्पोर्टेंट फंक्शंस भी। तो प्रबंध के जो सभी कार्य हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है ये कि जो है सारे जो सत्र होते हैं उन पर इसकी स्थापना की जाती है। प्रत्येक जो अलग कर्मचारी विभाग है वहाँ पर भी क्या होता है, ये स्पष्ट होता है भाई, उनको वहाँ पर भर्ती की जाती है। द एम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट दिस डिपार्टमेंट टू द असिस्ट द मैनेजर एट एवरी लेवल इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग भी। तो क्या होता है भाई, उद्देश्य प्रत्येक विभाग में जो है मनुष्यों को स्थापित करना क्या होता है भाई आपका, ताकि जो स्टाफिंग का कार्य है वो हर लेवल पर अच्छी प्रकार से हो सके भाई। रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, ये किससे संबंधित होता है? सामाजिक उत्तरदायित्व से भी संबंधित होता है भाई। स्टाफिंग डील विद द ह्यूमन बींग, क्योंकि नियुक्तिकरण में क्या होता है, मनुष्य से संबंधित होता है, मनुष्यों को नियुक्त किया जाता है। एंड मैन इज ए सोशल एनिमल, और मनुष्य क्या है भाई, एक सामाजिक प्राणी है। सिंस इट इज द कनेक्टेड विद द ह्यूमन बींग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फंक्शन इज बॉर्न भाई, क्योंकि जो मनुष्य है, मनुष्य से जुड़ा होने के कारण इसमें क्या होता है, इस कार्य में जो सामाजिक उत्तरदायित्व जन्म लेता है। इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी द मैनेजर शुड टेक केयर, बी इम्पार्शियल वाइल गोइंग थ्रू द अलाइड फंक्शंस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्रमोशन भाई। तो क्या होता है भाई, उसको प्रबंध का जो उत्तरदायित्व निश्चित किया जाता है, और ये देखा जाता है कि भाई हमने जो है दूसरे जो कार्य हमने इसी के जो पार्ट होते हैं, रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, उनका चयन कैसे करना है, उनका प्रमोशन कैसे करना है भाई। तो मनुष्य से संबंधित होता है ये, इसलिए हमने उन सारी कार्य करने पड़ते हैं। उसके बाद इफेक्टिव इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी, मतलब जो आंतरिक और बाह्य वातावरण है उसका प्रभाव भी आपका। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफिंग इज अफेक्टेड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेज भी। क्या होता है आपका, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफिंग इज अफेक्टेड बाय द इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेज भी। तो जो एक नियुक्तिकरण की जो परफॉर्मेंस है वो किसकी तरह प्रभावित होती है? आंतरिक और बाह्य वातावरण के द्वारा प्रभावित होती है उपक्रम के भी। एक उपक्रम का आंतरिक और जो बाह्य वातावरण है ना उसके द्वारा प्रभावित होती है नियुक्तिकरण की जो परफॉर्मेंस है भाई। इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेज इंक्लूड, इंटरनल में कौन कौन से शामिल होते हैं भाई आपके, जैसे नीतियाँ हैं, जो कर्मचारियों से संबंधित नीतियाँ हैं, जैसे उनकी प्रमोशन पॉलिसी होगी, डिमोशन पॉलिसी होगी, ट्रांसफ़र पॉलिसी होगी, ये सारी ये क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट में आपकी। इफ़ द मैटर ऑफ पॉलिसी द वैकेंट पोस्ट आर टू बी फिल्ड बाय द प्रमोशन, यदि हमारी जो पॉलिसी खाली पदों को भरने की प्रमोशन के द्वारा है, द एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्किंग एंटरप्राइज विल हैव अपॉर्चुनिटी टू रीच हायर पोस्ट, तो कर्मचारी कार्य करेंगे उपक्रम में भाई ऊंचे पद पर पहुंचने के लिए भाई। एंड द पीपल फ्रॉम आउटसाइड विल बी अपॉइंट ओनली द लोअर पोस्ट, और जो बाहर के लोगों की नियुक्ति करेंगे वो कौन से पदों पर करेंगे, केवल जो है लोअर पोस्ट पर करेंगे भाई, नीचे के पदों पर करेंगे। इन दिस वे इंटरनल पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डज अफेक्ट द फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग, इस प्रकार जो आंतरिक वातावरण है वो भी क्या करता है भाई, नियुक्तिकरण के कार्य को प्रभावित करता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या है भाई आपका, अफेक्टेड द एंटरप्राइजेज इंक्लूड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एजुकेशन इन्वायरमेंट भी, जबकि जो बाह्य वातावरण में किसको प्रभावित करता है आपका, जो सरकार की नीतियाँ हैं, जो शिक्षित वातावरण है,
इट कैन बी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट दैट ए पार्टिकुलर इंटरप्राइजेज एम्प्लॉयज शुड बी रिक्रूट ओनली थ्रू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जबकि सरकार की नीति हो सकती है भाई कि कर्मचारियों की भर्ती किसके द्वारा करनी है, रोजगार कार्यालय के द्वारा करनी है भाई। या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल ट्रेनिंग कैंप्स भी। या फिर जो शिक्षण संस्थान है वो भी सहायता कर सकते हैं कर्मचारियों के विकास में जो विशेष प्रशिक्षण कैंप के द्वारा। इन दिस वे एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो है ये इफेक्ट करते हैं दोनों वातावरण स्टाफिंग के कार्य को भी। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है भाई आपका, स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस क्या है भाई आपका। तो इम्पोर्टेंस देखिए आपका हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कम्पिटेंट पर्सन भी। ये क्या करता है, जो योग्य व्यक्ति है ना, जो योग्य हमारी पर्सन हैं कर्मचारी हैं, उनको खोजने में और प्राप्त करने में क्या भाई सहायक है। अंडर द स्टाफिंग लेटेस्ट टेक्निक आर यूज फॉर रिक्रूटमेंट द सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज भी। नियुक्तिकरण के अंतर्गत जो कर्मचारियों को भर्ती और चयन करने की जो है आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है भाई। एज ए रिजल्ट इट बिकम पॉसिबल टू सर्च फॉर सेलेक्ट एन एम्प्लॉय डिफरेंट पोस्ट भी। इसलिए बहुत ही जो आसान या संभव हो जाता है भाई कि हम अच्छे योग्य व्यक्तियों का चुनाव करें विभिन्न पदों पर। अंडर द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट भर्ती के दौरान, भर्ती प्रक्रिया उसके दौरान सर्च एम्प्लॉय इज कंडक्ट थ्रू द सिलेक्शन दे आर सिलेक्टेड भी। तो उन्हीं व्यक्तियों का चयन किया जाता है जो उसके योग्य होते हैं भाई। उसके बाद है हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस भी, मतलब अच्छे निष्पादन में क्या है सहायक है भाई, क्योंकि अच्छे व्यक्तियों को लगाएंगे काम पर तो वो अच्छे रिजल्ट देंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे हमें। थ्रू द मीडियम ऑफ स्टाफिंग नियुक्तिकरण के द्वारा राइट पीपल आर पोस्टेड इन राइट प्लेस भी। सही स्थान पर सही व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। द सुइटेबल पीपल आर सिलेक्टेड। इस प्रकार जो योग्य व्यक्ति हैं, उपयुक्त व्यक्ति, उनका चयन कर लिया जाता है। कीपिंग इन माइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट भी। संगठन के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमने जो है उपयुक्त लोगों का चयन करना होता है भाई। एज ए रिजल्ट इट इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉय। इससे क्या होता है, कर्मचारियों की जो कुशलता और प्रभाव जो है उनका वो क्या होता है भाई बढ़ता है भाई आपके। तीसरा है हमारा हेल्पफुल इन कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेज भी। मतलब ये एक उपक्रम की विकास में और लगातार निर्वाह में क्या है भाई सहायक है भाई। एवरी एंटरप्राइजेज एस्पायर फॉर इट्स कंटिन्यूस सेवरल एंड ग्रोथ भी। प्रत्येक उपक्रम क्या आता है, लगातार लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है, उन्नति विकास करना चाहता है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ह्यूमन एसेट्स ऑफ सुप्रीम क्वालिटी। ये केवल तभी संभव है जब हमारी जो मानव संपत्ति है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी की होगी भाई। द एस्पिरेशन एंड द एंटरप्राइजेज कैन बी फिल्ड थ्रू द स्टाफिंग भी। तो हर कोई चाहता है कि नियुक्तिकरण के द्वारा जो एक उपक्रम में योग्य व्यक्तियों की भर्ती की जाए। अंडर दिस कंटिन्यू प्लानिंग इज डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। इससे क्या होगा, लगातार जो प्रबंधकों का विकास है वो होता रहेगा भाई। दे आर मेड एबल टू फेस कंटीजेंट कॉम्प्लेक्सिटी भी। और जो संभावित कठिनाइयाँ होंगी उनका सामना करने के लिए उनको तैयार किया जा सकता है भाई। दिस मैनेजर डू प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंश्योर इज सर्वाइवल भी। ये प्रबंधक क्या करते हैं भाई, बढ़िया योजना बनाते हैं, अच्छी योजनाएं बनाते हैं एक संगठन के विकास के लिए, उसके लंबे समय तक जीवित रहने के लिए, ठीक है, उसको सुनिश्चित करते हैं ये। उसके बाद हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज भी। मानव संसाधनों का कुशलतम उपयोग में सहायक भी। अंडर स्टाफिंग नियुक्तिकरण के अंतर्गत ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज आर परफॉर्म सिस्टमेटिकली भी। तो जो नियुक्तिकरण है उसके दौरान सारी जो क्रियाएं हैं मनुष्य से संबंधित है वो सिस्टमेटिकली निश्चित प्रणाली निश्चित क्रम के अनुसार पूरी की जाती हैं भाई। बाय डूइंग दिस सिचुएशन ऑफ द आवर मीनिंग नेवर्स अराइज। मतलब इसमें क्या होता है, कोई भी स्थिति ये नहीं होती भाई किसी की दोहराव हो गया भाई। एज ए रिजल्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब क्या होता है भाई कर्मचारियों का कुशलतम जो उपयोग होता है टेक प्लेस सब्सिक्वेंटली भी। लेबर कॉस्ट इज रिड्यूस, तो इससे क्या होता है उनकी लागत भी कम आती है। अपार्ट फ्रॉम दिस बाय मेकिंग एम्प्लॉयज अवेलेबल एट द राइट टाइम प्रोबेबल हर्डल विच इज कैन अराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क कैन ईजिली बी ओवरकम भी। मतलब अगर हम सही समय पर सही व्यक्ति में उपलब्ध हो जाता है तो हमारे सामने जो काम के दौरान जो समस्या आती है उसका आसानी से समाधान किया जा सकता है भाई। उसके बाद है हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज भी। क्या है, जो कार्य जो संतुष्टि है उसमें सुधार करना और कर्मचारियों के जो मनोबल को बढ़ाने में भी सहायक होती है भी नियुक्तिकरण। अंडर स्टाफिंग बाय द स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर। नियुक्तिकरण के अंतर्गत मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। देयर परफॉर्मेंस फॉर द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, जो वातावरण के प्रकारों के आधार पर उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको प्राथमिकता दी जाती है भाई। प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता भाई। प्रमोशन पॉलिसी कैसी है, ट्रेनिंग रेम्यूनरेशन पॉलिसी कैन बी नॉन भी। तो क्या कर सकते हैं, नियुक्तिकरण के अंतर्गत जो है उनके व्यवहार के आधार पर
उनके वातावरण के आधार पर उनको प्राथमिकता दी जाती है, उनकी प्रमोशन पॉलिसी बनाई जाती है, प्रशिक्षण और रेमुनरेशन की पॉलिसी उनको बनाई जाती है भी। एन एफर्ट इज मेड टू प्रोवाइड देम विद ऑल द डिजायर फैसिलिटी, और ये प्रयास किए जाते हैं कि उनको ये सारी सुविधाएं उनकी इच्छा अनुसार मिले भी। स्पेशल केयर इज टेकन दैट इज नो वे पे पैकेज टू एम्प्लॉइज रिड्यूस भी, विशेष ध्यान रखा जाता है कर्मचारियों का जो पे पैकेज है, जो उनका वेतन का जो पैकेज है उसमें कोई कमी ना आए। इन दिस सिचुएशन दे गेट टोटल सेटिस्फैक्शन, देयर मोरल इज बूस्ट भी, इससे क्या होगा, उनका जो कार्य के प्रति जो संतुष्टि है वो बनी रहेगी और उनका जो मनोबल है वो काफ़ी ऊंचा होगा भाई। अब हम निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं भाई, देखिए कंक्लूजन क्या कहता है। तो फ्रॉम द अफॉरमेंशन रीजन इट इज एक्वायर्ड एविडेंट दैट टुडे ह्यूमन रिसोर्सेज इज द बेस ऑफ सक्सेस ऑफ सॉरी ऑर्गेनाइजेशन भाई। तो क्या है भाई, आज के जो समय में बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य है कि किसी संगठन की जो सफलता है वो मानव संसाधनों पर ही निर्भर करती है भाई। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर फिजिकल रिसोर्सेज भी, मन अन्य जो भौतिक संसाधन है ना उनकी तुलना में मानव संसाधन सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। दस द स्टाफिंग हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द प्ले ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इस प्रकार क्या जो नियुक्तिकरण है वो प्रबंध का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, असली इस प्रबंध के इस कार्य पर हमेशा बहुत ध्यान देना चाहिए भैया, ठीक है। उसके बाद है HRM भी आपकी, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट भी, मानव संसाधन जो प्रबंध है आपका। इसमें क्या दिया गया है आपका, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी, उत्पादन के जो साधन होते हैं चाहे मनुष्य है, सामग्री है, मशीन है, मनी है, 4M इसको बोल सकते हैं हम, मैन, मटेरियल, मशीन और मनी भी। ये प्रोडक्शन के जो फैक्टर हैं आपके मे बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इनको 2 भागों में बांटा है, एक एक्टिव और एक पैसिव भी, एक सक्रिय एक निष्क्रिय भी आपकी। तो एक्टिव कौन से होते हैं, एक्टिव मीन्स इंक्लूड मैन, एक्टिव में क्या हुई मनुष्य आपके, वाइल मशीन, मटेरियल, मनी क्या है आपके भाई, ये आपके पैसिव जो मीन्स आपके प्रोडक्शन के निष्क्रिय साधन है भी आपके। एन इंटरप्राइजेज में है लार्ज क्वांटिटी ऑफ पैसिव मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी, मतलब कि उपक्रम में जो है ज़्यादा मात्रा में क्या होती है पैसिव मीन्स होते हैं, जो निष्क्रिय साधन होते हैं आपके से प्रोडक्शन मशीन के द्वारा मटेरियल मनी होता है, बट द सेम आर नो यूज इफ इम्पोर्टेंट प्रॉपरली यूटिलाइज भी, लेकिन इनका कोई महत्व नहीं रहेगा जब तक इनका उचित उपयोग नहीं किया जाएगा। दिस कैन बी यूटिलाइज प्रॉपरली ओनली विद द हेल्प ऑफ एक्टिव मीन्स भी, और इनका जो प्रॉपर यूज हम किसके सहायता से कर सकते हैं, जो एक्टिव मीन्स आपके जो सक्रिय साधन है आपके मनुष्य उसके ह्यूमन बींग उसके द्वारा कर सकते हैं भाई। व्हाट इज नीडेड इज दैट सच ह्यूमन रिसोर्सेज मेड अवेलेबल इन परफेक्टली एफिशिएंट भी। अब में क्या होगा, हमें मतलब कुशल जो है पूरी तरह से जो कुशल हैं वो मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है भाई। इट इज़ द जॉब ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट टू मेक एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल भी। ये किसका कार्य है भाई, मानव संसाधन प्रबंध का कार्य है कि वो आपको क्या है कुशल जो है मानव जो है उपलब्ध करवाता है, मानव जो संसाधन है उपलब्ध करवाता है। इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस टेक, इसको पूरा करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट HR जो डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना की गई बड़े संगठनों में। दिस डिपार्टमेंट फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ HRM भाई, ये किसके नियंत्रण में की गई भाई, HRM के नियंत्रण में भी आपकी। उसके बाद है मीनिंग ऑफ HRM, ये HRM का मतलब क्या होता है भाई आपका, यहाँ देख लीजिए। इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच डेवलप द ऑल मैनेजर एंड ह्यूमन एलिमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। इससे अभिप्राय प्रबंध की उस प्रक्रिया से है जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें एक उपक्रम के जो मानव तत्व हैं चाहे वो प्रबंधक हैं उन सभी का विकास करना भी। उसके बाद है आपका इसमें क्या क्या आता है आपका HRM में, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज उनकी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन और मोटिवेशन होता है, सारा शामिल होता है भी आपका, चाहे उनकी भर्ती हो, चाहे उनका चयन हो, विकास हो, उनका उपयोग हो, उनकी पारिश्रमिक हो, उनका ठीक है, उनकी अभिप्रेरणा हो, ये सारे के सारे किस में आते हैं, HRM के अंतर्गत आते हैं भाई, HRM का काम होता है। इवोल्यूशन भी, मूल्यांकन क्या है HRM का भी, सबसे पहला है लेबर वेलफेयर स्टेज भी, श्रम कल्याण जो स्तर होता है आपका। अर्लियर जो पहले था बिजनेस यूज टू स्मॉल स्केल भी, बिजनेस जो छोटे स्तर पर किया जाता था। देर वाज एरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन भी, तो कौन सा युग था भी आपका, जो व्यापारिक संघ का युग था भी, व्यापारिक संघ की स्थापना की गई। बाई इट्स इफेक्ट द नीड ऑफ पर्सन वाज फेल्ड हु कुड एक्ट एज ए मीडिएटर भी, तो तब ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की गई जो मध्यस्थ के तौर पर कार्य करे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में भी। तो लेबर वेलफेयर ऑफिसर आर अपॉइंटमेंट, तो श्रम कल्याण जो अधिकारी उसकी नियुक्ति की गई भी, इसके लिए उसकी भूमिका क्या थी भी आपकी, प्रोवाइड मिनिमम वेलफेयर फैसिलिटी टू द एम्प्लॉयज भी, कर्मचारियों को जो है जो श्रम कल्याण की सुविधा प्रदान करना भी। दूसरा था भाई आपका
पर्सनल मैनेजर स्टेज भी आपका, जो कर्मचारी प्रबंध जो स्तर है आपका, इसमें क्या था भाई आपका, विद द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के विस्तार के साथ, फैक्ट्री सिस्टम कम इनटू एक्शन, कारखाना पद्धति का विकास हुआ, मैनी पीपल स्टार्ट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर वन रूफ भी, एक ही छत के नीचे बहुत सारे जो लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया भाई। एज ए रिजल्ट नीड फॉर ए पर्सन, तब एक ऐसी व्यक्ति वाज फेल्ट, ऐसे व्यक्ति की कमी महसूस की गई, आवश्यकता महसूस की गई, हुज जॉब वाज टू मेक एम्प्लॉय अवेलेबल फॉर ए कंपनी, जो कंपनी के लिए कर्मचारी उपलब्ध करवाए भाई। विद दिस अप्रोच, इस सोच के साथ, द अर्लियर पर्सनल ऑफिसर्स, जो पूर्व का जो कर्मचारी और अधिकारी था, एंड लेटर द पर्सनल मैनेजर्स आर अपॉइंटमेंट, और बाद में क्या हुई, शुरू में तो जो कर्मचारी अधिकारी और उसके बाद जो कर्मचारी प्रबंधक की नियुक्ति की गई भाई। देयर रोल वाज अपॉइंट टू रिक्रूटमेंट सेलेक्ट एंड प्लेस ऑफ द एम्प्लॉय, उसका कार्य क्या था भाई, कर्मचारी की भर्ती करना, उनका चयन करना और उनको काम पर लगाना भाई। तीसरे नंबर फिर आया HRM स्टेज भी आपका, द बिजनेस फर्दर एक्सपेंड, व्यवसाय और ज़्यादा बढ़ गया आपका, तो स्टिमुलेंसली टेक्नोलॉजी वाज डेवलपिंग एज ए फास्ट फेस हुई, तो क्या होगी भाई, तकनीक जो थी हमारी बहुत तेज़ गति से बढ़ी हुई। एंड द सिचुएशन द नीड वाज फेल्ड द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, तो ऐसी दिशा में क्या होगी, हमें आवश्यकता महसूस हुई कर्मचारियों को प्रशिक्षण और विकास की हुई। ह्यूमन रिसोर्सेज वाज नाउ कंसिडर टू बी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी, जो मानव संसाधन थे वो संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। इट वाज फेल्ड दैट इट कुड बी डेवलप हुई, तो इसके विकास की जो वो महसूस किया जाने लगा भी, इनका विकास होना चाहिए। विद दिस आइडियोलॉजी, इस विचारधारा के साथ, पर्सनल मैनेजर वाज रिप्लेस, पर्सनल मैनेजर जो था आपका कर्मचारी जो प्रबंधक था उसको बदल दिया गया, किसमें भी, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर्स में भी, मानव संसाधन प्रबंधन में भी। हिज जॉब टू इफेक्टिवली मैनेज द पीपल सो दैट दे रिमेन ए पार्ट ऑफ नेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसका कार्य क्या था भाई, अच्छे तरीके से मैनेज करना लोगों को भी, ताकि क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन में वो लंबे समय तक बनी रहे, संगठन भी हमारा लंबे समय तक जीवित रहे भी। अब इन्होंने कहा है कि स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टाफिंग किसका पार्ट है आपका, HRM का पार्ट है भी आपका। स्पेशल ड्यूटी एंड एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी, जो विशेष जो कर्तव्य हैं या कार्य हैं मानव संसाधन प्रबंध के भी आपके, कौन कौन से हैं भी आपके। सबसे पहला है रिक्रूटमेंट एक्सेट्रा भी, भर्ती करना भी। तो प्राइमरी फंक्शंस क्या है भी मानव संसाधन का, टू फाइंड आउट द मैनेजर ऑफ एम्प्लॉई, संगठन के लिए कर्मचारियों को ढूंढना भी, मेक प्रोविजन फॉर रिक्रूटमेंट, भर्ती के लिए भी। टू डिस्चार्ज दिस फंक्शन इंक्लूड हिमसेल्फ हिज एक्टिविटी, उनका रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, ये सारे कार्य शामिल होते हैं HRM के अंतर्गत। उसके बाद प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज भी, विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करना भी। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर रेंडर्स सर्टेन सर्विसेज भी, तो मानव संसाधन जो प्रबंधन है वो विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। एक्वायर स्पेशल नॉलेज, किसी विशेष ज्ञान के लिए, जैसे जॉब इवोल्यूशन भाई, कार्य मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रिशियल भी आपका, नेगोशिएटिंग विद ट्रेड यूनियंस भी आपका। तो ये सारे क्या करते हैं, सारे के सारे कार्य कौन करता है, HRM करता है भी, जो विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करता है भाई आपकी, ठीक है। जो व्यापारिक संघों के साथ जो बातें होती हैं उनकी आपकी, परफॉर्मेंस जो निष्पादन संबंधित जो बातें होती हैं उनकी आपकी। डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान भी, मतलब जो पारिश्रमिक उनको बढ़ाना या उनको जो इंसेंटिव के जो योजनाएं हैं वो कौन बनाता है, HRM बनाते हैं भाई, कितनी सैलरी देनी है, किसमें किसको कितना इंक्रीमेंट लगाना है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर्स कंडक्ट द रिसर्च टाइम टू टाइम विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग द पॉलिसी कंसर्न पर्सनल भी, तो HRM क्या करता है भाई, समय समय पर जो है कर्मचारियों से संबंधित जो नीतियाँ हैं वो बनाता रहता है भाई, अपने उद्देश्य के अनुसार। ऑन द बेस ऑफ दिस रिसर्च, इस खोज के साथ आधार पर, ही ब्रिंग द नोटिस टू टॉप लेवल मैनेजर्स न्यू टेक्निक इज डिफरेंट फील्ड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो क्या करता है भाई, वो उच्च स्तर के जो प्रबंधक होते हैं ना, उनके पास क्या करता है भाई, जो अलग अलग फील्ड के जो मानव संसाधन हैं उनके बारे में जो सूचनाएं देता है, जो न्यू कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान भी, कि उनके जो नई पारिश्रमिक और नई जो इंसेंटिव प्लान है वो क्या होनी चाहिए भी आपकी। हैंडलिंग ग्रीवनेस एंड कंप्लेंट्स भी, तो जो उनकी शिकायतें हैं उनका भी निपटारा करना भी। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर टू एस्टेब्लिश द कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर भी, तो ये मानव संसाधन प्रबंध का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उत्तरदायित्व होता है कि वो कर्मचारी और जो नियोक्ता है उनके बीच एक मधुर संबंध की स्थापना करे, कॉर्डियलता, मधुर संबंध, अच्छे संबंध की स्थापना। टू डू दिस ही इन्फॉर्म बोथ पार्टीज अबाउट द एक्सपेक्टेशन टू ईच अदर भी, तो इसलिए वो दोनों पक्षकारों को क्या बोलता है, एक दूसरे से क्या क्या उम्मीदें हैं उसके बारे में बताता है भाई। इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, झगड़े की स्थिति अराइजिंग बिटवीन देम ओकेशनली ही सर्व एज ए पेसिफिर भी, अगर दोनों के बीच कोई झगड़े की बात आती है तो क्या करता है, उनकी सुलह करवाता है, उनकी शांति करवाता है, निपटारा करवाता है।
प्रोवाइडिंग टू सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी, मतलब उनको सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है भाई। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टू फॉर्मुलेटेड पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी, ये भी उत्तरदायित्व है एचआरएम का कि इनको सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित जो है कार्य वो करें। दिस पॉलिसीज कवर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ भी, ये कर्मचारियों की विभिन्न प्रकार की जो है पहलू है उनको कवर कर लेती है, जैसे उनकी भर्ती की जो पॉलिसी है भाई, सिलेक्शन चयन की पॉलिसी है, प्रमोशन की पॉलिसी या फिर रिक्रूटमेंट पॉलिसी है भाई, आपकी रिटायरमेंट पॉलिसी है सर। वाइल फॉर्मुलेटिंग दिस पॉलिसीज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कीप इन माइंड द इंटरेस्ट इन बोथ ऑर्गेनाइजेशन भाई, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई भी आपकी। तो क्या करता है, ये नीतियाँ बनाते समय एचआरएम क्या दोनों की ध्यान रखता है भाई, संगठन को भी और कर्मचारियों को भी। मोर एवर ही ऑल्सो इंश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसीज भी, इसलिए वो सुनिश्चित करता है कि नीतियाँ अच्छी प्रकार से बनाई जाए भी। डिपेंडिंग ऑन कंपनी इज लॉ सूट भी, डिफेंडिंग द कंपनी लॉ सूट भी, मतलब अगर कंपनी के खिलाफ कोई केस होता है तो वहाँ से भी उनका डिफेंड करना भी। इन इंडिया गवर्नमेंट हैज़ पास्ट सेवरल लेजिस्लेटिव मेजर्स भी, भारत में क्या है भाई, जो सरकार है अनेक प्रकार के जो है वो कानून बनाती है रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ भी, कर्मचारियों के लिए, सच एज वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, जैसे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, कर्मचारी जो राज्य बीमा अधिनियम एक्सेट्रा। इन इट इज़ द फंक्शंस ऑफ द एचआरएम टू इन्फोर्स द प्रोविजन सच एक्ट इज ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सुनिश्चित करता है एचआरएम भाई कि इस प्रकार के जो प्रोविजन है संगठन में बनाए जाएं भाई। उसके बाद है कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड भी, मतलब व्यक्तिगत रिकॉर्ड रखना भी उनका। एचआरएम क्या करता है, मेंटेन रखता है, रिकॉर्ड रखता है उनकी भर्ती, चयन, उनके प्रशिक्षण, उनकी प्रमोशन, ट्रांसफर और पारिश्रमिक से संबंधित भी। ये सारे कर्मचारी संगठन जो कार्य करते हैं उनका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है भविष्य के रेफरेंस के लिए भी। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी, संगठनात्मक ढांचे का विकास करना। तो एचआरएम क्या करता है भाई, जो संगठन का ढांचा है उसको क्या करता है, और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए सुझाव देता है भाई। उसके बाद है आपका स्टाफिंग एज लाइन एज स्टाफिंग एक्टिविटी भी, तो नियुक्तिकरण क्या है, एक रेखा के रूप में या फिर स्टाफ की क्रिया के रूप में है भाई आपका। तो इसमें क्या है आपका, बाय सीइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, नियुक्तिकरण का महत्व को देखते हुए टुडे इट इज़ नॉट कंसिडर टू बी ए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बट ऑल्सो ए फंक्शंस एरिया ऑफ मैनेजमेंट भी, तो केवल फंक्शन कार्य को ही नहीं बल्कि क्या है फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के जो कार्यात्मक क्षेत्र है उसको भी जाना जाने लगा है भाई आपका। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी, प्रबंध का कार्य भी। मैनेजमेंट हैज़ 5 फंक्शन, मैनेजमेंट 5 कार्य है भाई आपके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल। देयर आर ऑफ परवेसिव नेचर भी, ये क्या होते हैं भाई, हर क्षेत्र में लागू होते हैं भाई आपके। दस ऑल दिस फंक्शंस आर यूनिफॉर्मली भी परफॉर्म द बिजनेस, और ये हर, चाहे वो व्यावसायिक क्षेत्र हो चाहे वो गैर व्यावसायिक क्षेत्र संगठन हो, सभी संगठनों में लागू होते हैं भाई। उसके बाद है फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट भी, कार्यात्मक जो क्षेत्र है प्रबंध का। फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज आर परफॉर्म फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब जो फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट से अभिप्राय क्या है भाई, उन क्रियाओं से है जो एक संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है, जैसे प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंसिंग है और स्टाफिंग है भाई आपकी। उसके बाद पर्सनल मैनेजर इज ए लाइन मैनेजर भी, जो कर्मचारी प्रबंधक वो एक लाइन मैनेजर है, रेखा प्रबंधक का भी। वेल पर्सनल मैनेजर परफॉर्म स्टाफिंग एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जब कर्मचारी प्रबंधक कार्य करता है भाई नियुक्तिकरण के दौरान, ही प्ले द रोल ऑफ लाइन मैनेजर, किसकी भूमिका निभाता है वो, एक रेखा मैनेजर की भूमिका, रेखा प्रबंधक की भूमिका निभाता है। इन दिस रोल ही कंप्लीट द वर्क ऑफ रिक्रूटमेंट, वो सारा कार्य करता है भाई, उनकी भर्ती, उनका चयन, उनका प्रशिक्षण भी। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइन मैनेजर, ये रेखा प्रबंधक की विशेषता है दैट ही इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वर्क, कि वो उसके कार्य के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा भाई। पर्सनल मैनेजर एज स्टाफ मैनेजर भी, जो कर्मचारी प्रबंधक होता है वो क्या होता है, स्टाफ मैनेजर होता है, नियुक्ति करने वाला प्रबंधक भी होता है भी। व्हेन द पर्सनल मैनेजर डज स्टाफिंग एज ए फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजर ही प्ले द रोल ऑफ स्टाफ मैनेजर भी, जब कर्मचारी प्रबंधक जो कार्यात्मक एरिया की जो नियुक्ति करता है भाई, तो वो क्या स्टाफ मैनेजर की भूमिका निभा रहा होता है। इन दिस रोल, इस भूमिका में ही गिव द एडवाइस टू अदर डिपार्टमेंट भी, क्या करता है अन्य विभागों को क्या देता है भाई, सलाह देता है, सो दैट दे कैन रिसोल्व प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉय, कि वो अपने जो कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनको समाधान करे भाई, सोल्व करे। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफ मैनेजर दैट ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट ऑफ सजेशन गिवन बाई हिम, मतलब इसकी विशेषता ये है कि स्टाफ मैनेजर की कि वो उसने जो सुझाव दिए हैं उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं होता। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लगाओ, डेफिनेटली आता है आपका स्टाफिंग
प्रोसेस भी, नियुक्तिकरण की जो प्रक्रिया है अभी आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तो क्या होता है अभी, देखिए स्टाफिंग प्रोसेस एक सीक्वेंस में चलती है भाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले जो हम करते हैं वो है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट भाई। जो मानव शक्ति है ना, कितनी मानव शक्ति की आवश्यकता होगी उसका हम क्या करते हैं, एस्टिमेटिंग करते हैं, अनुमान लगाते हैं भाई कि कितनी मानव शक्ति की हमें आवश्यकता होगी भाई। ठीक है, कि हमारे पास कितने एम्प्लॉय हैं और कितने एम्प्लॉय की हमें ज़रूरत है। यदि हमारे पास ज़्यादा एम्प्लॉय है और ज़रूरत हमें कम की है तो उनको क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट करेंगे, छटनी कर देंगे। और यदि हमारे पास कम एम्प्लॉय है और हमें ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए तो हम क्या करेंगे, उनकी भर्ती करेंगे भाई। एट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्टाफिंग नीड फॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एस्टिमेटेड। पहला जो कदम है नियुक्तिकरण का वो है भाई कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाना। एट द टाइम ऑफ डिटरमाइन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय पर्सन रिक्वायर्ड, द possibilities regarding internal promotions, retirement, resignations, dismissal, etc. are taken into the consideration हुई। तो ध्यान रखना है आपने, सबसे पहले हम आवश्यकता का अनुमान लगाएं कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है भाई। तो इस चीज़ का निर्धारण करते समय हमें किसको ध्यान में रखना चाहिए, हमने कुछ आंतरिक बातों को ध्यान में रखना चाहिए भाई कि कर्मचारी को जो प्रमोशन करनी है वो किस प्रकार से करनी है भाई, इंटरनल करनी है, रिटायरमेंट करनी है तो उसको भी ध्यान में रखना है, अगर कोई इस्तीफा देना है, इस्तीफा दिया उसको ध्यान में रखना है, किसी को डिसमिल किया उसको ध्यान में रखना है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही हम क्या करते हैं भाई, उसका अनुमान लगाते हैं हमें कितनी मनुष्यों की ज़रूरत है भाई। ये दिखा रखा है, सोच विचार करते हुए सारे जो है कार्यों पर गहन विचार करते हुए कि हमने कितनी मानव शक्ति की आवश्यकता है भाई। तो पहला कार्य होता है ये भाई आपका। दूसरा है कार्य फिर भाई आपका वो है भाई रिक्रूटमेंट, भर्ती करना भाई। द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड सर्च ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयज भी। जो भर्ती की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है भाई, कर्मचारी को जो विभिन्न स्रोत होते हैं उनको सर्च किया जाता है एंड इनकरेजिंग देम टू सेंड देयर एप्लीकेशन टू द एंटरप्राइज। और उनको क्या किया जाता है भाई, प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपने आवेदन है वो उपक्रम के पास भेजें भाई आपका। तो देखिए ये जो रिक्रूटमेंट के दौरान है आपका भाई मैन पावर एजेंसी है, मानव शक्ति एजेंसी है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या करती है भाई, जितने भी हमने भर्ती करने हैं तो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आवेदक आएँ तो उनको इनवाइट करती है भाई आपकी। ठीक है, ये प्लेसमेंट सेल हो गया आपका। तो सेकंड कार्य हो गया आपका रिक्रूटमेंट करना भी, मतलब रिक्रूटमेंट करना है कि ये पॉजिटिव प्रोसेस होती है आपकी। ये इसमें देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एम्प्लॉय आएंगे, अगर ज़्यादा आएंगे तो हमें और ज़्यादा क्या है चुनाव करने में आसानी होगी, ताकि हमें अच्छे जो है टैलेंटेड जो है व्यक्ति मिल जाए भाई। तीसरा है आपका सिलेक्शन भी। देखिए रिक्रूटमेंट आपकी पॉजिटिव जो प्रोसेस थी ये आपकी नेगेटिव प्रोसेस होती है भाई। क्यों, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास एप्लीकेंट आए हैं, उनमें से आपने बहुत ही जो योग्य कॉम्पिटेंट हैं उन्हीं का आपने क्या करना होता है, चयन करना होता है, सिलेक्शन करना होता है। तो अंडर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, चयन की प्रक्रिया के दौरान कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट आर सिलेक्टेड आउट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ देम भी। जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो व्यक्ति हैं उनमें से केवल आपने कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट, जो योग्य उम्मीदवार हैं, जो योग्य आवेदक हैं, उनका चयन करना होता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, हमेशा ध्यान में रखना है दैट द एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट एंड द नेचर ऑफ वर्क मस्ट मैच भी, कि जो एप्लीकेंट जो आवेदक की योग्यता है और जो कार्य की प्रकृति वो क्या होनी चाहिए भाई, मैच होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, मिलान होना चाहिए उसका भी। तो यहाँ पे ये सिलेक्शन है, देखिए आपका ये जो इंटरव्यू लेने वाले हैं और ये इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट है भाई। तो क्या करते हैं भाई, ये सारी बातें देखते हैं, ये अपने विचार माइंड में ये लेके चलते हैं कि इनसे हमने इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं ताकि ये क्या हो जाए भाई, इसका माइंड को परखा जाए भाई। इसको नहीं मान के चलना है कि इसको रिजेक्ट करना, अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसके अंदर प्रतिभा, उसके अंदर गट्स हैं तो उसका सिलेक्शन कर लिया जाता है भैया। चौथे नंबर पे हमारा है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन भी, मतलब उनकी नियुक्ति करना भी, कार्य से परिचित कराना भी। प्लेसमेंट मीन्स द जॉब पोस्ट फॉर विच ही और सी हैज़ बीन सिलेक्टेड भी। तो प्लेसमेंट का मतलब क्या है, नियुक्तिकरण, काम पर लगाना उनको कि जो उसको पद दिया गया है उसके लिए उसका चयन किया जाए, उसको काम पर लगाया जाए। अंडर ओरिएंटेशन द एम्प्लॉयज इज गिवन द ब्रीफ प्रेजेंटेशन भी अबाउट द कंपनी एंड इंट्रोड्यूस टू हिज सुपीरियर सबॉर्डिनेट एंड कलीग्स भी। तो ओरिएंटेशन के अंतर्गत क्या होता है भाई, उसको कंपनी के बारे में विशेष जो है वो बातें बताई जाती हैं, सारी उसको प्रस्तुत की जाती है उसके सामने, और उसका जो उच्च अधिकारी हैं, जो आदि उसके नीचे काम करने वाले हैं, जो उसके साथी हैं, उनसे परिचित कराया जाता है भाई। तो देखिए दिखा रखा है प्लेसमेंट, उसको काम पर लगाया जाएगा भाई, ज्वाइनिंग लेटर उसको दे देंगे हम और उसको काम से भी परिचित कराएंगे भाई, उसका वेलकम कराएंगे सीनियर से, जूनियर से, उसके कलीग से भी।
उसके बाद है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भाई, प्रशिक्षण और विकास। एट दिस स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर इम्पोर्टेंट टू द एम्प्लॉयज़ सो दैट देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इंक्रीज भी। तो क्या होता है भाई, प्रक्रिया के इस स्टेप पर भी जो है कर्मचारियों की जो प्रशिक्षण और विकास की सुविधा उनको दी जाती है, ताकि उनकी जो कुशलता है वो और ज़्यादा बढ़ सके भाई, और ज़्यादा प्रभावी हो सके। तो ये उनको ट्रेन किया जा रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद है परफॉर्मेंस अप्रेशियल भी, उनकी जो निष्पादन क्षमता है आपकी। एट द स्टेप ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ एवरी एम्प्लॉयज इज जज्ड बाय, प्रत्येक स्तर पर क्या होता है भाई, उन प्रत्येक कर्मचारी की जो है योग्यता है, जो निष्पादन क्षमता है, उसको जांचा जाता है, परखा जाता है। टू जज हिज कैपेबिलिटी हिज एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस इज कंपेयर भी, उसकी जो योग्यता है, उसकी वास्तविक जो कार्य है हमारा, उससे तुलना की जाती है विद द वर्क असाइन टू हिम, जो उसको कार्य हमने दिया था भाई। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेशियल हो गया भाई। अगर उसने मतलब अनसेटिस्फाई होगा, अच्छा कार्य नहीं किया तो अनसेटिस्फाई, मार्जिनल मतलब थोड़ा सा अच्छा किया है भाई, काम चलाओ। सेटिस्फैक्टरी ठीक किया है, वेरी गुड बहुत अच्छा किया है, आउटस्टैंडिंग सबसे अच्छा किया है भाई आपका, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं भाई। इसी के आधार पर उनकी रेम्यूनरेशन, उनका इंसेंटिव, उनकी प्रमोशन कमीशन भी उसको मिलता है भाई। उसके बाद है आपका प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग भी, जो पदोन्नति है और जो करियर प्लानिंग है आपकी। अंडर दिस स्टेप द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग एम्प्लॉयज गेट प्रमोट टू ए हायर पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी भी। तो नियुक्तिकरण की इस प्रक्रिया के दौरान क्या था भाई, कर्मचारियों को क्या किया जाता है, प्रमोशन के लिए भाई किस आधार पर उनका प्रमोशन हो सकता है, ये उनको बताया जाता है भाई, उसका आधार बनाया जाता है भाई, योग्यता उनकी। तो देखिए आपकी प्रमोशन इज एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय भी टू बेटर, जो बेटर इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर प्रेस्टीज, स्टेटस, ग्रेटर स्किल्स, एफिशिएंसी इंक्रीज बाय द पे और सैलरी भी। तो प्रमोशन क्या है, एक ऐसा लाभ है जो कर्मचारियों को दिया जाता है, जिससे कर्मचारी की स्थिति अच्छी होती है, मतलब उसको जॉब बेटर हो जाती है भाई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उसके जो पद बढ़ जाता है, उसकी जो स्किल्स बढ़ जाती हैं, और स्पेशली क्या होता है, उसकी जो सैलरी है, पे है उसकी, वो भी बढ़ जाती है भाई। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये क्या हो रही है, प्रमोशन हो रही है वो उसकी। उसकी बात है कंपनसेशन भाई, मतलब कंपनसेशन क्या होता है, पारिश्रमिक होता है, क्षतिपूर्ति जो होती है उनकी। द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस इन्वॉल्व फिक्सिंग द कंपनसेशन ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन भाई। एक संगठन के लिए उसने योगदान दिया है, उसी के आधार पर उसकी जो कंपनसेशन है, उसकी जो पारिश्रमिक, उसकी जो सैलरी है, वो उसकी फिक्स की जाती है भाई। कंपनसेशन रेफर टू ऑल फॉर्म ऑफ पेज रिवार्ड गोइंग टू एम्प्लॉयज। तो कंपनसेशन में क्या होता है भाई, सभी पर किसी भी रूप में हो सकता है, वो आपका पे के रूप में या किसी रिवार्ड के रूप में भी। बेसिकली इट इज़ द प्राइस फॉर द जॉब, ये क्या होती है, कार्य की कीमत होती है मुख्यतः। इट मे बी द फॉलोइंग टू पार्ट्स, दो भागों में बांट सकते हैं इसको। एक डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट है, एक जो प्रत्यक्ष वित्तीय जो भुगतान होता है आपका, इसमें क्या होता है आपका, इट इंक्लूड, इसमें वेजेज, सैलरी, इंसेंटिव, कमीशंस, बोनस ये शामिल होते हैं भाई। इट में भी पेड ऑन द फॉलोइंग टू बेसिस, दो आधार पर इसको पे किया जाता है। एक तो टाइम बेसिस पेमेंट भी आपकी समय के आधार पर। अंडर दिस मेथड सैलरी एंड वेजेज आर पेड आइदर डेली, वीकली, मंथली या एनुअली भी। तो इसमें क्या होता है अभी, इनको जो भुगतान किया जाता है वेतन या जो मजदूरी है, वो डेली भी की जा सकती है, साप्ताहिक भी, मंथली भी, और वार्षिक भी की जा सकती है भाई आपकी। दूसरा होता है, ये तो होता है टाइम के आधार पर भी आपका। दूसरा होता है परफॉर्मेंस बेस्ड भी आपका, मतलब उनकी निष्पादन क्षमता के आधार पर भी। अंडर दिस मेथड सैलरी और वेजेज आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बाय द एम्प्लॉय, मतलब एक श्रम ने कितनी इकाइयों का उत्पादन किया, उसके आधार पर उनको क्या है, जो सैलरी वेजेज दी जाती है भाई। तो दो मेथड हो सकते हैं, वो तो डायरेक्ट है भाई आपका। दूसरा है इनडायरेक्ट पेमेंट, जो भी अप्रत्यक्ष तौर पर भुगतान करते हैं। इट इंक्लूड फैसिलिटी लाइक द इंश्योरेंस, मेडिकल, वेकेशंस एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द एम्प्लॉयर। ये अप्रत्यक्ष भुगतान होते हैं कि जो एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉय क्या करता है भाई, जैसे बीमे की सुविधा दे दी भाई, चिकित्सा की सुविधा दे दी, छुट्टियों की सुविधा दे दी भाई, ये क्या है, जो एम्प्लॉयर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड करता है भाई आपका, ठीक है। तो ये था हमारा जो आज का चैप्टर स्टाफिंग, इसकी फीचर्स, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस। तो आई होप स्टूडेंट्स कि यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।